कि ये माल मताल आपसे ज़्यादा अमेरिका देगा तो अमेरिका की लड़ाई लड़ेंगे, अगर आप ज़्यादा देंगे तो फिर ये कुछ नहीं करेंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। और मुशर्रफ ने चीनियों को बताया कि अमेरिकी सदर ने मुझे कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के चीन के बॉर्डर पर हमें जगह दें ताकि वहाँ पर हम ट्रेनिंग कैंप्स कायम करें और चीन में डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश करें। और अमेरिका की हिकमत अमली है कि दुनिया को टुकड़ों में तकसीम करो, छोटे छोटे मुल्क बने ताकि उसको संभालना हमारे लिए आसान हो जाए। और चीन को अमेरिका ने 2 जगहों पर इतना टफ टाइम दिया है कि चीनी इन्वेस्टमेंट डूब गए। वो आलमी साम्राज्य क्या है? अब सिर्फ अमेरिका नहीं है, अब सिर्फ IMF नहीं है, अब चीन भी है, अब रूस भी है, और 2 कुव्वतें मद्दे मुकाबला है। तो इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ कौमियतों को यूनाइट होकर इन फासिस्ट कुव्वतों का मुकाबला करना होगा। अब सिर्फ जमहूरियत की लड़ाई नहीं है, अब सिर्फ जमहूरियत की लड़ाई नहीं है, अब सिर्फ वसाइल की लड़ाई नहीं है। अब हमारा दुश्मन इतना खतरनाक हो चुका है कि फासिज्म के मरहले पर पहुंच चुका है। इंसान को उठा के ऐसे चीर फाड़ के फेंक देते हैं। और पंजाब के मेहनत कश तबका जो कल तक अपने जनरलों, अपने अशराफिया तबके की प्रोपेगेंडा की वजह से मूवमेंट्स का हिस्सा नहीं बनता था, आज उसमें होम ग्राउंड जनरलों से निकल चुका है। उस आम पंजाबी को जो आज जनरलों के इस किरदार की वजह से नाला है और रियासत की हैयत तब्दील करना चाहता है, उन मजलूम कौमों को उनके साथ जुड़ना चाहिए। और उस जुड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी किसी एक कौम की नहीं है, तमाम कौमों की नुमाइंदा है, मेहनत कश तबके की भी नुमाइंदा है। हम समझते हैं कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान के साथ मुलाहिद किए गए। 2005 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट के कांग्रेस में शिरकत के लिए गया। 2005 में कोयम्बटूर तमिलनाडु का टेक्सटाइल सिटी है, वहाँ पर CPM की कांग्रेस थी। जब वहाँ पहुँचे तो मैं लंच के वक्फे में चाइनीज़ हेड ऑफ द डेलीगेशन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी और पार्टी की वाइस चेयरमैन थी, वो खातून और हम इकट्ठे बैठ गए इत्तेफाक से। तो मैं उनसे कुछ अंग्रेज़ी में बात करने लगा तो उन्होंने इशारा किया लड़की को, वो आई और वो आके उसके साथ खड़ी। उन्होंने कहा कि ये इंग्लिश नहीं समझती, आप मुझसे बात करें। मैं उनसे बात करने लगा, इतने में मेरा साथी वो आया, उन्होंने कहा कामरेड 2 मिनट मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा छोड़ो, मैं बात कर रहा हूँ। दोबारा आया, मैंने कहा यार देख नहीं, मैं अहम बातचीत कर रहा हूँ। जब तीसरी बार आया तो मैंने डांट दिया कि बेवकूफ़ हो गया, एक इंटरनेशनल डेलीगेट 2 आपस में हेड बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात सुनो पहले। उन्होंने कहा कामरेड इसी को बताने वाली बात है। मैंने कहा अच्छा। मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया, मैं चला गया। उन्होंने बताया कि मैं दीर से हूँ और दीर से मंसूरा में बच्चे पढ़ते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, लाहौर में जॉब करता हूँ, वहाँ से तनख्वाह मिलती है, अब्बू को पैसे भेजता हूँ। अब्बू ने कहा कि यहाँ से बच्चे मंसूरा पढ़ते हैं, उनके 8-10 ख़ानदान के लोग पैसे भेजते हैं मनी ऑर्डर से, उनका ख़र्चा भी आ जाता है, देर भी हो जाती है। तुम उन बच्चों को जाके मंसूरा में पैसे दिया करो, उनके वालिदैन यहाँ मुझे घर पहुँचा जाएंगे। तो मैं वहाँ चला गया। अब जब मंसूरा पहुँचा तो पहले दिन तो उन्होंने ऐसे ही बस बाहर खड़े खड़े गपशप हुई। फिर उसके बाद अगले महीने गया तो उन्होंने कहा कि चलते हैं कैंटीन में चाय पीते हैं, वहाँ गए। जब तीसरी बार गया तो ज़्यादा घुल मिल गए और कैंटीन को एक पार्टीशन वाल लगी हुई थी कर्टन की, तो एक दरवाजे से लोग इस तरफ आ रहे थे, एक उधर से आ रहे थे। इस दौरान कोई लड़के उस तरफ गए तो उस दरवाजे से अंदर आने वाले यानी दूसरी साइड उन पर नज़र पड़ी तो उनकी शक्लें चीनियों जैसी। मैंने इनसे पूछा कि ये कौन है, ये चीनी है क्या? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा ये यहाँ पढ़ते हैं? कहने लगा हाँ ये यहाँ पढ़ते हैं। ये चीन के किस इलाके से है? कहने फलां इलाके से है। तो वो पहले बातें ये सुनने के बाद उसमें और तजस्सुस बढ़ गया तो मालूम करूँ कि ये मंसूरा जो जिहाद में तैयार करते हैं वज़ीरिस्तान में, क्या इनकी भी ट्रेनिंग होती है?
तो बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा हर 3 महीने के बाद 15 दिन रेस्ट एंड रिक्रिएशन की हमें वजीरिस्तान भेजते हैं और वहाँ हमारी ट्रेनिंग होती है, ये बच्चे भी हमारे साथ होते हैं। तो कहने लगे इनको समझाओ कि पाकिस्तान जो आपको कहता है कि दिलबर दोस्त है हम, वो उनके लिए उनके इलाकों को लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। मैंने कहा यार बात तो ज़बरदस्त कर दी। रात को फिर हम बैठे, मैं जानबूझकर उसके साथ बैठा, एक्सक्यूज़ किया और कहा कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैंने बता दी। अब वो जो लड़की सेक्रेटरी थी वो अगले दिन मुझे एक पर्ची थमा गई, उसमें कहा कि ये ईमेल है, आप ये जो कल बताया है ये सारा इसमें लिखकर ईमेल कर दें ताकि हम और जगह भी फैलाएं। मैं वापस आ गया। 12 दिन के बाद पाकिस्तान में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वफद आया और उन्होंने मंसूरा का दौरा किया और यहाँ अखबारों में खबर आई कि उन्होंने काजी हुसैन अहमद और जमात इस्लामी के हाईली डेलीगेशन को इनवाइट किया चीन के लिए। और इत्तेफाक से उस ज़माने में मेरा रिश्तेदार वहाँ पर एम्बेसडर था। उन्होंने फिर जो हाल अहवाल बताया उसे पता ये चला कि चीनियों ने उनको इतने तोहफे तहफ़ दिए कि जहाज़ का कार्गो भर गया। मानी चीनियों ने यह तरीका अख्तियार किया कि जमात इस्लामी को खुराक दो, माल मताल दो ताकि ये हमारे ख़िलाफ़ इन लोगों को इस्तेमाल न करें। फिर जब मुलाकात हुई हमने कहा कि ये माल मताल आपसे ज़्यादा अमेरिका देगा तो अमेरिका की लड़ाई लड़ेंगे, अगर आप ज़्यादा देंगे तो फिर ये कुछ नहीं करेंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अब ये सिलसिला मुशर्रफ के ज़माने तक पहुंचा और मुशर्रफ ने चीनियों को बताया कि अमरीकी सदर ने मुझे कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के चीन के बॉर्डर पर हमें जगह दें ताकि वहाँ पर हम ट्रेनिंग कैंप्स कायम करें और चीन में डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश करें। तो चीनियों का तरीका क्या था, कैसे लोगों को ख़रीदो। तो उन्होंने मुशर्रफ से कहा क्या ठीक है यार, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको हम तोप बनाने का टेक्नोलॉजी देते, तोप बनाओ पैसा कमाओ। तो तोप बनाने की टेक्नोलॉजी दी, टैंक बनाने की टेक्नोलॉजी दी, मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी दी, जहाज़ थंडर फाइटर जहाज़ बनाने की टेक्नोलॉजी दी, ताकि बनाओ बेचो, माल बहुत आपको आएगा, अमेरिका से पैसे मत लेना। ठीक है, अब भी ये सवाल एजेंडा पर मौजूद है और अमेरिका की हिकमत अमली है कि दुनिया को टुकड़ों में तकसीम करो, छोटे छोटे मुल्क बने ताकि उसको संभालना हमारे लिए आसान हो जाए। और चीन को अमेरिका ने 2 जगहों पर इतना टफ टाइम दिया है कि चीनी इन्वेस्टमेंट डूब गई। एक सूडान में डारफर के इलाके में चीन ने जाके तेल और गैस निकाली, वसी ज़खायर निकले, वहाँ पर सिविल वार शुरू हो गई। सिविल वार का मामला अमेरिका ने यूएनओ में उठाया, यूएनओ में करारदाद पास हुई कि डारफर में रेफरेंडम कराओ। अब वहाँ पर मामूली सी आबादी थी मुसलमानों की, मेजॉरिटी क्रिश्चियंस थे, लेकिन बाकी इलाकों में मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे। और वो रेफरेंडम हुआ, यूएनओ ने फैसला किया कि भाई रेफरेंडम कराओ कि ये आज़ाद रहना चाहते हैं या सूडान के साथ रहना चाहते हैं। ज़ाहिर है रेफरेंडम हुआ, मेजॉरिटी वोट पड़ा कि डारफर अलग हो। नतीजा क्या निकला, डारफर के नए प्रेसिडेंट ने ओथ लेते ही चीनियों से कहा कि आपके मुआहदे सूडान की हुकूमत से हैं, बराए मेहरबानी टप्पड़ उठाओ, जाओ सूडान। चीन की इन्वेस्टमेंट डूब गई। दूसरा वाक़या बर्मा में अराकान के स्टेट में बहुत बड़े पहाड़ हैं और बांग्लादेश को और बर्मा को वो पहाड़ एक दूसरे से दूर करते हैं। उन पहाड़ों में चीन ने सर्वे किया, लीज ली और वहाँ से कीमती पत्थर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो इंटेक्स और तेल और गैस निकाल ली और लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई के नतीजे में बुद्धों और मुसलमानों की लड़ाई का नतीजा ये निकला कि 5-6 लाख मुसलमान जो है वो बांग्लादेश में मुहाजिर कैंपों में पड़े हुए और वहाँ पर अराकान साल्वेशन आर्मी बनाई गई, जिसका थिंक टैंक जो है मौलाना कुद्दूस बर्मी है, जो इब्राहिम हैदरी कराची में मदरसा चलाता है। और
अताउल्ला जुनूनी अरकान साल्वेशन आर्मी का कमांडर है, जो कराची में पैदा हुआ है। अब आप अंदाज़ा करें, आप में बहुत सारे लोग कराची में रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ISI की मदद के बगैर बन सकती है, एक्टिविटी कर सकती हैं। तो चीन से दोस्ती समंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची, अमरीकी पैसों से वहाँ पर उसका ये असर कर दिया। अब ये जो ग्रेट गेम्स चल रही हैं, ये इलाके, इसका कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए? आप गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारी तंजीमें काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अपने वतन के लिए, अपने वसाइल के लिए जदोजहद करना, अपने लोगों की खुशहाली के लिए जदोजहद करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। हमें कम्युनिज़म यही समझाता है। कम्युनिज़म का नज़रिया अगर लफ्ज़ छोड़ दे, प्रैक्टिस छोड़ दे, तो कहा जाए कि इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि बनी नौ इंसान एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करे और उसके ज़िंदगी के लिए तमाम आसाइशें मुयस्सर हैं। ये उसका मकसद है। और उसके लिए जो भी जिदोजहद करते हैं, हम समझते हैं कि वो कार्ल मार्क्स के, अजीम लेनिन के फ़लसफ़े पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कौम परस्ती का नज़रिया अगर नज़रिए की सूरत अख्तियार करता है तो उसके नतीजे में फाशिज्म के ट्रेंड्स पैदा होते हैं। अगर वो प्रैक्टिस की सूरत में होते हैं कि अपने वतन के लोगों की खुशहाली हो, अपने वसाइल की हिफाजत हो, तो वो तरक्की पसंद बात होती है। लिहाजा नेशनलिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस, नेशनलिज्म नजरिए की सूरत में हिटलर को, फ्रांको को, मुसोलिनी को पैदा करती है, और प्रैक्टिस में अगर आती है तो अपने लोगों की खुशहाली। नजरिया कौन सा? नजरिया फिर कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, जो ये तय करता है कि ये वसाइल जो हैं वो इंसान की इज्तिमाई मिल्कियत है, किसी फर्द की मिल्कियत नहीं है। और इंसान की इज्तिमाई मिल्कियत है तो फिर दौलत का इर्तिकाज़, दौलत के पैदा करने के वसाइल किसी एक खानदान, एक कंपनी, एक घर के क्यों होने चाहिए? अब ये सिंध की लड़ाई, गिलगित की लड़ाई, बल्तिस्तान की लड़ाई, कश्मीर की लड़ाई, सारे इलाकों की लड़ाई, हम समझते हैं कि जो भी लड़ रहा है वो अपनी कौम, वतन, अपनी इंसानियत की जंग लड़ रहा है। लेकिन इनको यूनाइट होना चाहिए। और जब नेशनलिज्म की बात आती है तो सिंधी नेशनलिस्ट कहता है कि गिलगिती कराची क्यों आता है, पंजाबी कराची क्यों आता है। आज सिंध में एक बहुत बड़ी रैली हुई है कि सिंध से एलियंस को निकालो। भाई ठीक है, सिंधियों के ये वसाइल हैं, लेकिन गिलगिती इन पहाड़ को तो नहीं खाएंगे। पख्तून चित्राल और दीर के दरख्तों को और पत्थर को तो नहीं खाएंगे। जहां रोजगार के वसाइल होंगे लोग उस तरफ जाते हैं। ये जिस तरह एक प्रिंसिपल है कि दरियाओं का पानी ऊंचाई की तरफ नहीं जाएगा, ढलान की तरफ जाएगा, इसी तरह लोगों की आबादी उस तरफ दौड़ेगी जहां पर रोजगार के वसाइल होंगे। और सरमाएदाराना निज़ाम हर इलाके की तरक्की की कोशिश नहीं करता, वो वहाँ सनत लगाता है, कारोबार करता है जहाँ से ज़्यादा मुनाफा मिले। तो हमारा मुतालबा क्या होना चाहिए कि ये रियासत हर आदमी को उसके घर के, उसके इलाके में रोज़गार मुहैया करे। जब ये बात करते हैं तो पूरी कौम को, पूरे मुल्क को, पूरे कौमियतों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि पाकिस्तान को उस आलमी साम्राज्य से निजात हासिल करनी है। वो आलमी साम्राज्य क्या है? अब सिर्फ अमेरिका नहीं है, अब सिर्फ IMF नहीं है, अब चीन भी है, अब रूस भी है, और दो कुव्वतें मद्दे मुकाबिल हैं। और हमारी गिलगित या पाकिस्तान के इलाके, उनकी हालत क्या है कि किसी गांव में किसी गरीब बंदा जिसके घर की दीवार भी नहीं है, इत्तेफाक से उसके घर में खूबसूरत बच्ची पैदा हो गई है। और जैसे वो जवान होने लगती है, जैसे उसकी खूबसूरती नुमायाँ होने लगती है, वैसे वैसे बदमाश उस घर के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब वो घर वाला उस बच्ची की हिफाजत करे या रोज़गार का बंदोबस्त करे। तो ये हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के साथ बाकी जो इलाके हैं, वहाँ की जो कीमती वसाइल हैं, उनकी हिफाजत करें या इस पेट का बंदोबस्त करें। और फिर हर एक अपनी लड़ाई अलग अलग लड़े और वो कुव्वत आपस में इकट्ठे हैं। तो आज मौका
दो हवाले से हमारे लिए आसान बन गया है। एक कि वो कुव्वत जो हमें मारती थी वो अंदर से डिवाइड हो चुकी है, अंदर कन्फ्रंटेशन पैदा हो चुका है। जीएसक्यू पर हमला, कोर कमांडर्स पर के हाउसेस पर हमले, ये सिर्फ सिविलियन नहीं कर सकते। और ये पूरा केस किसी दिन ओपन होगा और आप देखिएगा कि इसमें जिन जिन जगहों पर हमले हुए हैं इसमें इनके अंदर आर्मी के लोग मुलविस हैं। और अब तो ये बात सामने आ रही है कि ये कूदता की कोशिश थी। आसिम मुनीर को कत्ल करके नया आर्मी चीफ लाना था और कई सारे लेफ्टिनेंट जनरल को कत्ल करना था, प्राइम मिनिस्टर को मारना था। भाई आपस में लड़ो, काटो एक दूसरे को, हमारे साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मुसीबत में मत डालो। तो इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ कौमियतों को यूनाइट होकर इन फाशिस्ट कुव्वतों का मुकाबला करना होगा। अब सिर्फ जमहूरियत की लड़ाई नहीं है, अब सिर्फ जमहूरियत की लड़ाई नहीं है, अब सिर्फ वसाइल की लड़ाई नहीं है। अब हमारा दुश्मन इतना खतरनाक हो चुका है कि फाशिज्म के मरहले पर पहुंच चुका है। इंसान को उठा के ऐसे चीर फाड़ के फेंक देते, गायब कर देते, पता ही नहीं चलता कहाँ अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ ह्यूमन राइट्स। ये सब वही है जिसके लिए किसी फलसफी ने कहा है कि वो उसका जो जाली बनती है, क्या मकड़ी का जो जाली बनती है, उस मकड़ी के जाली में चींटी तो फंस जाती है, मकोड़ी तो फंस जाती है, लेकिन हाथी उसको लताड़ती हुई वहां से गुजर जाती है। तो आप और हम अगर अलग अलग हैं, हर एक कौम अपनी लड़ाई लड़ेगी तो वो इसी तरह होगी कि मक्खी तरह फंसती रहेगी। अब इसको यूनाइट करें और पंजाब के मेहनत कश तबका जो कल तक अपने जनरलों, अपने अशराफिया तबके की प्रोपेगेंडा की वजह से मूवमेंट्स का हिस्सा नहीं बनता था, आज उसमें होम ग्राउंड जनरलों से निकल चुका है। उस आम पंजाबी को जो आज जनरलों के इस किरदार की वजह से नाला है और रियासत की हैयत तब्दील करना चाहता है, उन मजलूम कौमों को उनके साथ जुड़ना चाहिए। और उस जुड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी किसी एक कौम की नहीं है, तमाम कौमों की नुमाइंदा है, मेहनत कश तबके की भी नुमाइंदा है। और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन वो चाहिए जिससे मुकाबला है उसके टक्कर की तंजीम का डिसिप्लिन होना चाहिए। ये ढीली ढाली पीपुल्स पार्टी भुट्टो को मरवा दिया, बेनज़ीर को मरवा दिया, कुछ नहीं कर सके, हिस्सेदार बन गए, कहा कि ये झगड़े लंबे अरसे तक नहीं चलते। वो जो दूसरे हैं उनको पीछे से लांग बूट का ठुड्डा मारकर कभी दुबई पहुंचा देते, कभी लंदन, फिर भी वो उनके लिए तैयार होते हैं कि थोड़ा सा बुलाओ। और वो जिस बेवकूफ़ को लाए थे और वो समझने लगा कि बस अब मैं तो बादशाह बन गया, उसको किस तरह उन्होंने धक्के और ठुड्डे मारकर बाहर फेंक दिया कि अब जेलों में सड़ रहा है। इसकी मानी उसके पास वो अब भी ताकत है जबकि अंदर से डिवाइड है। अगर तमाम कौमियतें इकट्ठी होकर निज़ाम की तब्दीली की जंग लड़ें तो अमरीकी साम्राज्य, चीनी साम्राज्य, पाकिस्तानी जनरलों की डिवाइडेड इस्टेब्लिशमेंट से मुकाबले के लिए एक नज़रियाती कैडर पार्टी को मजबूत करना होगा और वही इसका मुकाबला कर सकती है। इस वजह से मैं आखिरी अपने अल्फाज कहूँगा कि आपका शुक्रिया। मैंने जो गुजारिशें की हैं ये हम तहरीरी तौर पर सुर्ख परचम में हम अपनी कांग्रेस अभी जून में हुई है उसके डॉक्यूमेंट में भी पेश कर चुके हैं। हम ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की जो वफाकी पार्टियां हैं उनको आपके इलाकों में जो मुलाहिक हैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हम समझते हैं कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान के साथ मुलाहिक किए गए हैं। सिंधियों का, बलोचों का, पख्तूनों का कौमी हक़ खुद अख्तियारी और अलहदगी की सवाल अलग है, इनका सवाल अलग है। इस वजह से वो जब यहाँ पार्टियाँ बनाती हैं तो आप मुस्तैल होते हैं, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट को रेत की बोरियाँ बनती हैं। हम इस्टेब्लिशमेंट की रेत की बोरियाँ नहीं हैं, हम आपके साथ गोली खाने वाले। हम आपके, ये दरिया है ना, इस दरिया में जब कोई डूबने लगे तो किनारे पर एक पौधे होते हैं जिसमें
सिंध में तो एक बहुत तेज होता है, हाथ डालो तो फाड़ देता है, चीर देता है। तो कहते हैं कि डूबने वाला वो उसमें झाड़ी में अगर हाथ डाल दे तो वो झाड़ी अपने जड़ से निकलकर उसके साथ दरिया में चलेगी या उसे बाहर किनारे पर ले आएगी। तो हम कम्युनिस्ट जो हैं वो मजलूम कौमों, मजलूम तबकों के लिए इसी तरह हैं। ये पैगाम लेकर आपके आए। बहुत बहुत शुक्रिया।